हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे 50 डेज़ 50 क्वेश्चंस की इस फर्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसे बताया मेरा नाम कृष्ण है। मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की थी बैक इन 2022 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। उसके बाद आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। सो आई हैव बीन टीचिंग लॉ फ्रॉम मोर देन अराउंड 5 years जो मैं क्लैट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आई वॉज अ टीचर इन अन अकेडमी एंड वेरियस अदर लॉ प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो इसीलिए अब इस सीरीज के बारे में बताता हूँ मैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 50 डेज 50 क्वेश्चंस, नॉट बेसिकली क्वेश्चंस। हम लोग इसमें 50 सेट्स कवर करेंगे। लेट्स से एक सेट में हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता हो तो वील ट्राई कि हम जो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट्स आप भी लास्ट 4 to 5 years में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारे सेट्स को कवर कर रहे हैं। बी टॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो जो इंपॉर्टेंट लॉ के टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जो जो सेट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं, सेट्स आए हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम हर उस सेट को आपके सामने लेके आए और आपके सामने उस सेट के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आए कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। बीट आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट इट बी क्लैट, एलसेट, एआईएलईटी, एमएचसीईटी, डीयूएलएलबी, बीएचयू, किसी भी जामिया, किसी भी लॉ एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट में जो-जो बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पैराग्राफ आपकी अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो-जो इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। तो बेसिकली 50 सेट्स है और ऑन एन एवरेज अगर एक सेट में 4 टू 5 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम लोग मोर देन 200 क्वेश्चंस हम लोग एनी हाउ कर रहे हैं, जो आपके वो 50 सेट्स पूरे अच्छी तरह से मजबूत बना देगा। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए वाकई काम की हो सकती है। तो अगर आप लोग किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी करें, शायद 4 या 5 years लॉ हो, 3 year लॉ एग्जाम की, किसी भी लॉ एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन का, इस सेट का मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा एक गूगल ड्राइव पे, और उस गूगल ड्राइव का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके उस ड्राइव पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार इस वीडियो पे ना आना पड़े रिवीजन के लिए, आप सीधा वहीं से अपना पीडीएफ से रिवीजन कर पाए। ठीक है, बट हाँ, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है आप लोगों के लिए, व्हाट ऑल वैल्यू लाइक आई विल बी ट्राइंग टू ऐड इन योर नॉलेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्शंस पढ़ेंगे। गोइंग फॉरवर्ड जब 4-5 क्लासेस हो जाएंगी तो हम हर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोर और लेस डायरेक्शंस हर क्वेश्चन में सेम रहती हैं। तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, हम इनिशियल कुछ क्वेश्चन में आई ट्राई कि हम लोग डायरेक्शंस पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ईच सेट ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड आर्गुमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, और फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द प्रिसीडिंग पैसेज। नीचे आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, उसी के रीजनिंग्स, आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पे हमें जवाब देना है। सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स में नॉट बी ट्रू इन द लीगल और रियल सेंस। कुछ इसमें से नीचे बातें कही जाएंगी जो हो सकता है सच ना हो इन लीगल और रियल सेंस, बट येट you must conclusively assume that they are true for the purpose of this action। मतलब जो भी आप नीचे लिखा गया है, आपको अज्यूम करना है कि वही सत्य है, वही सच है, उसके अलावा और कोई सच नहीं है। प्लीज आंसर ईच क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज स्टेटेड और implied in the corresponding passage। Do not rely on any principle of law other than the one supplied to you। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। यदि आप लोगों को लेट सपोज कोई पुराना लीगल का ज्ञान है भी, तो भी आपको ऐसे किसी भी प्रिंसिपल पे रिलाई नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे रिलाई करना है? ओनली व्हाट इज गिवन इन दिस पैसेज। एंड डू नॉट अज्यूम एनी फैक्ट अदर देन दो सप्लाइड टू यू व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन। जो नीचे लिखा गया उसके अलावा कुछ भी और assumptions नहीं लगानी है। इन सम इंस्टेंसेस, more than one option of
मे बी द करेक्ट आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इन सच केसेस प्लीज चूज द ऑप्शन विच इज मोर एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर द क्वेश्चन। कई जगह आपको लगेगा कि इस सवाल के दो जवाब हैं, तो हर उस समय आप लोगों को जो भी जवाब बेस्ट सूटेड होगा आपको वो आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने डायरेक्शंस क्लियर है बिल्कुल कि भाई जो हमें इस पैसेज में दिया गया है हमें खाली वही बातें देखनी है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉट टॉट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आप पैसेज क्या बोल रहा है, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा होगा, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। तो एन एक्ट ऑफ गॉड मतलब दैवनीय घटना, मतलब जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता, डिफाइन कर रखा है, हालांकि पढ़ते हैं। एन एक्ट ऑफ गॉड इज डिफाइंड एज अ डायरेक्ट सडन इंसेनली वायलेंट और नेचुरल एंड इररेसिस्टिबल एक्ट ऑफ नेचर। मतलब डायरेक्ट होगा, सडन होगा, इनसेनली वायलेंट बहुत खतरनाक होगा, नेचुरल होगा, जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता कोई नेचर का। वन विच कुड नॉट बाय एनी अमाउंट ऑफ केयर हैव बीन फोरसीन और इट हैज बीन फोरसीन कुड नॉट बी अवॉइडेड। मतलब या तो इसको फोर्सी ही नहीं किया जा सकता, या यदि अगर फोर्सी कर भी लिया गया है तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ही पता चल जाता है कि भाई सुनामी आने वाली है, बादल फटने वाला है, बट हाँ, ऐसे में क्या होता है, उन गाँव को, उन एरियाज़ को खाली करवा दिया जाता है। सुनामी को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, पर वो साइक्लोन को रोकने का कोई तरीका नहीं है, बट हाँ, उससे उससे बचने के लिए रीज़नेबल मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है? An act of God is one which has been there ever since the existence of our planet Earth। जब से इस सृष्टि ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से एक्ट ऑफ गॉड है। We have been witnessing natural calamities since the existence of mankind। जब से mankind आई तब से natural calamities भी आ रही हैं, जिसमें से कि अर्थ कुछ दे रखी हैं, earthquake, floods, tornadoes, wildfire, etc। इन सच अकरेंसेज लाइव्स आर लॉस्ट, जाने गई हैं, प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड, संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है और सिग्निफिकेंटली डैमेज भी हुई हैं। व्हेन द फोर्सेज ऑफ नेचर स्ट्राइक हार्शली एंड सडनली, जब भी भाई साहब जब कुदरत का कहर ढहता है तो सबका नुकसान होता है। नेचर्स ब्लोज आर सिवियरली डेंजरस एंड मे कम एज अ ह्यूज शॉक और सरप्राइज बोथ टू द विक्टिम ऑफ द डिजास्टर एंड इवन द अक्यूज्ड इंडिविजुअल और टॉर्ट फीजर्स। तो ये टॉर्ट फीजर्स क्या होते हैं, टॉर्ट फीजर्स आर बेसिकली एक लीगल मैक्सिम है। टॉर्ट फीजर्स आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट, मतलब कोई जो कोई सिविल रॉन्ग कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई अगर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर की नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट होता है, तो जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है दे आर द टॉर्ट फीजर्स। ठीक है। इन मैनी केसेस द डिफेंडेंट्स आर quick to claim defense of an act of God as the defense of those cases। कई लोग जल्दी से डिफेंस क्लेम कर लेते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। टू अफोर्ड द डिफेंस ऑफ विस मेजर, ये विस मेजर अगेन एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। देयर मस्ट बी एन इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट कॉज, इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसको हम लोग लीगल मैक्सिम लैंग्वेज में कॉजा कॉजेंस भी बोलते हैं। And not just cause, it had not existed, might never have led to the damage caused complaint। तो इसको बोलते हैं, ये एक और लीगल मैक्सिम है, हैव लेड टू द डैमेज कॉज्ड और कंप्लेंट, तो इसको बोलते हैं कॉजा सिन क्वा नॉन। तो हम लोग क्लास के लास्ट में ना एक बार सारे लीगल मैक्सिम्स जो जो यहाँ पे हैं, हर हर क्लास के लास्ट में जो जो लीगल मैक्सिम्स हमने कवर किए हम उसको बाद में देखा करेंगे। ठीक है। बिफोर एन एक्ट ऑफ गॉड में बी ग्रांटेड एज द डिफेंस टू द डिफेंडेंट, उससे पहले कि एक्ट ऑफ गॉड एक डिफेंस दिया जाए, has the defendant has to prove that to have done everything that is responsible and prudent person could do in such a scenario। अगर आपको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस चाहिए तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो जो उस एक्ट ऑफ गॉड से बचने के लिए किया जा सकता था आपने वो सब कुछ किया है। तो चलिए, पैराग्राफ पढ़ लिया है हमने सारा, बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान पैराग्राफ है, बिल्कुल हम लोग अच्छे से सारे सवालों के जवाब देंगे। अब जो भी हमें दिया गया है वो ये है हमारा कानून, ये है हमारा लॉ, इसके अलावा हमें और कोई चीज नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल स्टार्ट होता है राज और सिमरन से। राज और सिमरन आप लोग जानते होंगे, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जब सिमरन गई ट्रेन में, तो वो ट्रेन में उन्होंने शादी कर ली, और वो ट्रेन कहाँ जा रही थी, जी हाँ बिल्कुल ठीक, वो ट्रेन जा रही थी कश्मीर।
तो शादी के बाद वो लोग गए कश्मीर अपने हनीमून पे कि भाई चलो पहाड़ों में जाएंगे, वादियों में हनीमून मनाएंगे। बट कश्मीर वॉज नोन टू बी एन अर्थक्वेक प्रोन रीजन। कश्मीर क्या है? एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। एंड ऑल कॉन्सिक्वेंटली ऑल कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वर मेड इन फैशन कंप्लाइंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। कश्मीर है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, इसीलिए जो भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस को कंप्लाई करके बनाई गई हैं। ठीक है। राज और सिमरन गए हनीमून पे, कहाँ? कश्मीर। कश्मीर क्या है? एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और वहां पे जितनी भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी फैशन कंप्लाई मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन से बनाई गई हैं। राज एंड सिमरन स्टेड एट अ होटल एज अ लोकल रिजॉर्ट नेक्स्ट टू द कोस्ट, मतलब बिल्कुल एकदम कोस्ट के पास में राज और सिमरन ने अपना रिजॉर्ट लिया। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दे वर स्ट्रक बाय एन अर्थक्वेक दैट कॉस्ट राज हिज लाइफ। एक अर्थक्वेक आया दुर्भाग्यवश, और उस अर्थक्वेक में राज की जान चली गई, लॉस्ट हिज लाइफ। अब सिमरन को बुरा लगा, सिमरन को गुस्सा आया कि भैया अभी शादी हुई थी, आप लोग, मेरे पति की जान चली गई। तो सिमरन सूड द रिजॉर्ट, सिमरन ने रिजॉर्ट के ओनर्स पे केस कर दिया। इट वॉज फाउंड, यह पता चला आगे की कार्रवाई में, दैट द रिजॉर्ट ओनर had not complied with the disaster management guidelines in the construction of the resort। बाद में ये पता चला कि जो रिजॉर्ट के ओनर्स थे उन्होंने रिजॉर्ट को बनाते टाइम जितनी भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस थी उसको कंप्लाई नहीं किया है। चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है डिजास्टर डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कंप्लाइड है, कि भाई क्या क्या रिजॉर्ट वाले जो ओनर्स हैं वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकते हैं? अब आंसर अब खुद पता होगा कि भाई एक्ट ऑफ गॉड का ले सकते थे, बट लास्ट लाइन जो दी गई है कि भाई उन्होंने दे हैड नॉट कंप्लाइड विद द डिजास्टर मैनेजमेंट गाइड, कि भाई उन्होंने रिजॉर्ट को बनाते टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे एक छोटा सा कैच आ जाता है, जो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस इनको लेने नहीं देगा, यानी कि आंसर ए तो नहीं है। आंसर बी देखते हैं, डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड डज नॉट अप्लाई हेयर। तो मैं ठीक लग रहा है बिल्कुल भाई, डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड डज नॉट अप्लाई हेयर। उसके बाद सी क्या बोलता है, रीजनेबल केयर एंड प्रिकॉशंस वर नॉट टेकन। बिल्कुल दोनों ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। रीजनेबल केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया गया, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या है हमारा? डी क्या बोल रहा है? बोथ बी एंड सी। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सब अर्बन रीजन इन गोथाम सिटी, द सब अर्बन रीजन इन गोथाम सिटी एक जगह है, वहां पे सब अर्बन रीजन है जहाँ पे थोड़ा सा शहर से बाहर का जो इलाका होता है वहां पे कुछ मिसक्रेंट्स, मिसक्रेंट्स मतलब थोड़े से शैतान लोग कुछ ही थे। द फायर स्प्रेड अक्रॉस रेसिडेंशियल एरियाज, मतलब कुछ लोगों ने आग लगाई और वो जो आग थी वो रेसिडेंशियल एरियाज में फैल गई। एनगल्फिंग हाउस मतलब वहां के घर जल गए, स्कूल जल गए, कुछ बिल्डिंग्स जल गई पब्लिक इंपॉर्टेंस की, कोर्ट वोट जल गए। एक मिस्टर राज का घर था, वॉज ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, सड़क के कोने पे एक मिस्टर राज का घर था। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फायर इन हिज हाउस ही रेज्ड टू द एडजेसेंट ऑफ मिस्टर राहुल। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए जो आग थी उसको थोड़ा सा एडजेसेंट कर दिया जो मिस्टर राहुल के घर की तरफ। अब मिस्टर राहुल के घर में आग लग गई, अब मिस्टर राहुल ने सूट फाइल कर दिया किसके ऊपर? मिस्टर राज के ऊपर। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ गॉड, बिल्कुल ठीक भाई, ये एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्या है, द डिफेंडेंट्स हाउस वाज क्लोजली कनेक्टेड टू फायर, देयरफॉर देयर इज अ रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड था, बट आग किस वजह से लगी? पैराग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है कि आग किस वजह से लगी? क्योंकि उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने एडजेसेंट कर दिया, रेस को मतलब उसको एडजेसेंट कर दिया। ठीक है, तो ये सही नहीं है। द डिफेंडेंट एंजॉयज द डिफेंस, नहीं, डिफेंडेंट को एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो आंसर इज ए, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ गॉड। चलिए अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये सेम ही पैराग्राफ दिया गया है, सेम ही बातें कही गई है, अगर हम पढ़ेंगे तो सेम ही बात है। तो इसमें अपना कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसा पेपर में होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। तो अब नेक्स्ट क्या ऑप्शंस दिए गए हैं कि द एक्ट ऑफ गॉड
एक्ट ऑफ मिस्टर राज दैट इज नेसेसिटी एंड नॉट द एक्ट ऑफ गॉड। जो मिस्टर राज के द्वारा किया गया था वो नेसेसिटी थी, वो एक जरूरत थी, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। देखते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। द डिफेंडेंट्स एक्ट वाज क्लोजली कनेक्टेड टू फायर। बिल्कुल हाँ ठीक है, जो डिफेंडेंट का एक्ट था उसने ये चीज इसलिए की क्योंकि आग लगी थी, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ, कह सकते हैं कि उसने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि आग लगी थी और एक रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस है फॉर एक्ट ऑफ गॉड। देखते हैं अगले ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। द डिफेंडेंट enjoys द डिफेंस। आई डोंट थिंक सो। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है द एक्ट ऑफ गॉड। द एक्ट ऑफ मिस्टर राज इज दैट ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट एक्ट ऑफ गॉड। क्या वो जरूरी था और वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था? बी क्या बोल रहा? अब इन तीनों में से ना, जैसे फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमने बोल दिया कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है। सेकंड में हम कह रहे हैं कि वो जरूरी था। क्या मैं इसको आंसर दे दूं? नहीं, वो जरूरी नहीं था, ठीक है। तो अब अगर मेरे से आप थर्ड क्वेश्चन में पूछोगे ना करेक्ट आंसर क्या है, तो मैं बोलूंगा डी, बोथ बी एंड सी। क्योंकि ऊपर यही बोला गया है कि भाई कहीं कहीं पे आपको जो भी आपको बेस्ट सुटेबल आंसर होगा आपको वो आंसर देना है, ठीक है। तो अब लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है इसका, आ कपल एंड देयर चाइल्ड वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा ऑन अ क्रूज शिप। कोडिला क्रूज पे शिप पे जा रहे थे, कौन कौन था? पति पत्नी और उनका एक बच्चा। The weather was forecasted to be calm and smooth, and however, there were unexpectedly a rough patch in the sea as soon as the couple sat down for lunch with their child. अब जहाज आराम से चल रहा था, बट एक रफ पैच आया, जैसे वो खाना खाने बैठे वो जहाज इधर उधर एकदम डोलने लग गया, ठीक है। द शिप वॉज रॉकिंग वायलेंटली। शिप अपना जहाज इधर से उधर लहरों से टकरा रहा है। ड्यू टू दैट वन ऑफ द ऑयल लैम्प्स हैंगिंग अबव द डाइनिंग एरिया। एक ऑयल लैंप जो डाइनिंग एरिया के ऊपर लगा हुआ था वो बिखर गया। फ्लैशिंग इट्स कंटेंट ऑन द चाइल्ड। बच्चे के ऊपर वो लैंप गिर गया। पेरेंट्स ने क्विकली उसको साफ वाफ कर दिया, लेकिन हाउएवर ही डेवलप्ड सीवियर स्किन एलर्जी ड्यू टू द ऑयल एंड हैड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जहाज में जा रहे थे, खाना खाने बैठे, रफ पैच था, लहरें बहुत तेज तेज आ रही थी, एकदम से बहुत तेज टाइट था, ऊपर एक लैंप था जो लाइट रोशनी दे रहा था। वो लैंप लाइक बिखर गया और उसके ऊपर का जो ऑयल था वो बच्चे के ऊपर गिर गया। अब पेरेंट्स फटाफट खड़े हुए, उन्होंने बच्चे को साफ किया, लेकिन फिर भी उस ऑयल की वजह से कुछ सीवियर स्किन एलर्जीज बच्चे को हो गई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। इट वॉज वोंट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ गॉड। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा? इट विल कम अंडर एक्ट ऑफ गॉड। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड में आएगा? द शिप ओनर विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ ऑयल लैम्प फॉलिंग हाउएवर नॉट फॉर एलर्जी। चलिए तीनों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला, क्या ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है? क्या वो लहरें किसी ने कराई थी? क्या वो शिप की गलती थी? कुछ भी ऐसा था, वो टाइट्स उस वजह से आई थी? नहीं। इट विल कम अंडर द एक्ट ऑफ गॉड। अब देखना है बी और सी में से क्या आता है, कि शिप ओनर सिर्फ तेल गिरने के लिए लाइबल होगा और एलर्जी के लिए लाइबल नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर इज बी, इट विल कम अंडर द एक्ट ऑफ गॉड। और जो भी शिप ओनर्स हैं उनको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या लीगल मैक्सिम्स देखे। सबसे पहला देखा हम लोगों ने टॉर्ट फीजर्स। टॉर्ट फीजर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु कमिट द टॉर्ट, मैंने बता दिया। विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। विस मेजर का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड। कॉजा कॉजेंस का मतलब क्या होता है? द कॉजिंग कॉज और इमीडिएट कॉज, ठीक है। और कॉजा सिन क्वा नन का मतलब क्या होता है? अ कॉज विदाउट विच नॉट, मतलब आसान भाषा में बताऊं, असेंशियल एलिमेंट दैट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट फॉर एन इवेंट। कोई भी ऐसी चीज जो एक इवेंट के लिए प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास पे यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। होप कर आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास ठीक लगी होगी। जस्ट बिकॉज हमारी फर्स्ट क्लास थी, हम स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे ड्राइव पे मिल जाएगी। ड्राइव का लिंक मैंने हमारे बायो में डाल दिया है। अगर आप लोग जाएं तो उस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। हर क्लास के बाद उसी क्लास की पीडीएफ आपको ड्राइव पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करें, क्लैट वाले। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।